हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया। जैसा कि स्लाइड पर आपको सामने दिख रहा है, एक बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण सेल ऑर्गन है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले तो आप हेडिंग लगाएंगे माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हिंदी में कहा जाता है बेटा सूत्र कणिका। क्या कहते हैं? सूत्र कणिका के नाम से जाना जाता है, या इसको कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले तो हम इसके इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि कुछ वैज्ञानिक इसमें आते हैं, किसने इसके बारे में खोज की थी, नाम किसने दिया है। तो एक साइंटिस्ट थे अल्टमान। अल्टमान को खोजकर्ता का श्रेय भी दिया जाता है, और अल्टमान ने इसे जो नाम दिया था बेटा वो बायोप्लास्ट नाम दिया था। क्या नाम दिया था? बायोप्लास्ट नाम दिया था। सर्वप्रथम अल्टमान ने क्या नाम दिया इसको? बायोप्लास्ट नाम दिया। सर्वप्रथम अल्टमान ने क्या नाम दिया था? बायोप्लास्ट। एक वैज्ञानिक थे सी बेंडा, और सी बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया है। सी बेंडा ने क्या नाम दिया है बेटा इसको? माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया है। एक साइंटिस्ट आते इसमें कोलिकर। कोलिकर ने सबसे पहले इसको कीटों की रेखित पेशियों में खोजा था और सार्कोसोम नाम दिया था। सार्को शब्द एक्चुअली पेशियों के लिए काम में आता है, इसलिए इसको सार्कोसोम कहते हैं। और पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया जो पाए जाते हैं उनको सार्कोसोम ही कहा जाता है। हमारी जो मसल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उनको क्या कहा जाता है? सार्कोसोम कहते हैं। तो कोलिकर ने इन्होंने कीटों की रेखित पेशियों, स्ट्रेटेड मसल्स, रेखित पेशी ऐच्छिक पेशी होती हैं जो इच्छा के अनुसार काम करती हैं, इन पर रेखानुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसलिए इनको रेखित पेशी कहा जाता है। रेखित पेशियों में देखा था और क्या नाम दिया? सार्कोसोम नाम दिया। क्या नाम दिया? सार्कोसोम नाम दिया। फ्लेमिंग ने इनको फाइला नाम दिया है। फ्लेमिंग ने क्या नाम दिया है? फाइला नाम दिया है। फ्लेमिंग ने क्या नाम दिया है? फाइला नाम दिया है। तो ये कुछ वैज्ञानिक आपको इसमें याद रखने हैं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया जो है एक दोहरी झिल्ली युक्त अंडाकार या जूते के समान अंग है। ये कैसा होता है? अंडाकार या जूते के समान ऑर्गन होता है, याद रखना। वैसे इसकी संरचना हम तस्तरी नुमा भी कह सकते हैं, लेकिन मेन जो इसकी संरचना होती है वो अंडाकार होती है या फिर जूते के समान होती है। तो स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी संरचना कैसी होती है बताओ? अंडाकार या बेटा जूते के समान होती है। चप्पल नुमा भी कहीं लिखा मिल सकता है, या जूते के समान इसको माना जाता है। कैसी माना जाता है? जूते के समान इसको मानते हैं। एनसीईआरटी 11th क्लास की बुक कहती है कि तस्तरी नुमा बेलनाकार आकृति की होती है। ये भी हो सकती है तस्तरी नुमा बेलनाकार आकृति भी हो सकती है। छोटी क्लास की एनसीईआरटी में लिखा हुआ है जूते के समान, और 11th क्लास में लिखा हुआ तस्तरीनुमा बेलनाकार आकृति। दोनों ही अपनी जगह पर सही है। ये दोहरी झिल्ली युक्त अंग होता है, डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होता है, याद रखना। इसमें सबसे बाहर की ओर जो मेम्ब्रेन पाई जाती है उसको कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, और एक अंदर पाई जाती है इसको कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। ये तो है, देखो दो मेम्ब्रेन है इसके अंदर। बाहर वाली जो मेम्ब्रेन है इसको आउटर मेम्ब्रेन कहते हैं, या इसको कहा जाता है बेटा बाह्य झिल्ली। क्या कहते हैं? बाह्य झिल्ली। और अंदर वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? आंतरिक झिल्ली के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? आंतरिक झिल्ली। और दोनों झिल्लियों के बीच में जो गैप होता है उसको कहा जाता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, या माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें आंतरिक झिल्ली जो होती है
ये अंदर की ओर इस प्रकार से बलनुमा स्ट्रक्चर के रूप में पाई जाती है। इन संरचनाओं को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिस्टी। ये एक बार रीट लेवल 2 में क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना कि क्रिस्टी संरचनाएं किस अंग में पाई जाती हैं। तो क्रिस्टी संरचनाएं बेटा माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती हैं। इन क्रिस्टी की सतह पर छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, रैकेट नुमा ऐसे कण लगे रहते हैं। इन रैकेट नुमा जो कण हैं इनको कहा जाता है F1 पार्टिकल्स। क्या कहते हैं इनको? F1 पार्टिकल्स, या इनको कहा जाता है ऑक्सीसोम्स कहते हैं। और ऑक्सीसोम्स का मेन कार्य क्या होता है? भोजन का ऑक्सीकरण करना होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। और भोजन का ऑक्सीकरण ही श्वसन कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है। इसलिए बेटा माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का श्वसन स्थल कहा जाता है, रेस्पिरेटरी लोकेशन के नाम से जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया बेटा खुद का डीएनए होता है, याद रखना। क्या होता है? खुद का डीएनए होता है। और ये डीएनए कैसा होता है? वृत्ताकार डीएनए होता है, याद रखना। सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा डीएनए होगा? वृत्ताकार डीएनए होगा। सर्कुलर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। इसमें राइबोसोम भी होता है, और राइबोसोम जो होते हैं वो याद रखना 70S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, ये दो ऑर्गन ऐसे हैं जो होते तो यूकैरियोटिक के अंग हैं, लेकिन इनमें राइबोसोम कौन सा होता है बेटा? 70S। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। और माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक दोनों में ही खुद का डीएनए होता है, स्वयं का डीएनए होता है। और स्वयं का डीएनए होने के कारण इनमें सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता होती है, स्व प्रतिकृतिकरण की क्षमता होती है। इसलिए ये कॉपी अपनी खुद बना सकते हैं। इन दोनों को ही माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों को ही कोशिका का अर्ध स्वायत्तशासी अंग कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन के नाम से भी जाना जाता है। ये अंदर जो इसके द्रव भरा रहता है इसको मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मैट्रिक्स, या मैट्रिक्स को हिंदी में कहते हैं बेटा आधात्री। क्या कहते हैं? आधात्री कहा जाता है। तो 70S राइबोसोम होगा, वृत्ताकार डीएनए होगा, दो झिल्ली पाई जाती हैं, आंतरिक झिल्ली और बाह्य झिल्ली। दोनों के बीच में स्पेस होता है जिसे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्मली माइटोकॉन्ड्रिया का जो व्यास होता है वो 1 से लेकर के 4.1 माइक्रोमीटर लंबाई होती है, 0.2 से 1 माइक्रोमीटर व्यास इनका होता है। तो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल होता है। तो आगे हम लिख लेते हैं महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। तो माइटोकॉन्ड्रिया रखना एक दोहरी झिल्ली युक्त अंग है। कैसा अंग है ये? दोहरी झिल्ली युक्त अंग है। इसको कहा जाता है डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है। क्या है ये? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल है, दोहरी झिल्ली युक्त अंग है। इसके व्यास की बात करें तो इसका व्यास क्या होता है? डायमीटर क्या होता है इसका? डायमीटर की यदि अपन बात करें तो इसका व्यास होता है बेटा 0.1.0 से 4.1, 1.0 से 4.1 माइक्रोमीटर तो इनकी लंबाई होती है। माइक्रोमीटर तो ये लंबी होती है। इसके अलावा यदि इनकी व्यास की बात करें, डायमीटर की बात करें तो 0.2 से 1 माइक्रोमीटर इनका क्या होता है बताओ? व्यास होता है। एनसीईआरटी का हम एक भी पॉइंट नहीं छोड़ने वाले हैं, याद रखना। बिल्कुल टॉपिक को ऐसे निचोड़ के पढ़ना है ताकि कहीं से प्रश्न आए तो हमारी गलत होने की संभावना 0 के बराबर रहे। तो 0.2 से 1 माइक्रोमीटर इनका क्या होता है? व्यास होता है। दोहरी झिल्ली युक्त संरचना के रूप में पाया जाता है। दो मेम्ब्रेन पाई जाती हैं। एक तो होती है बेटा आउटर मेम्ब्रेन और एक होती है इसके अंदर इनर मेम्ब्रेन। और दोनों के बीच में जो स्पेस पाया जाता है इसको पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के नाम से जाना जाता है, या परा सूत्रकणिका अवकाश के नाम से भी जानते हैं। जो इनर मेम्ब्रेन है ये अंदर की ओर, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, अंदर की ओर बलनुमा संरचनाओं के रूप में उपस्थित होती है, जिनको क्या कहते हैं? इनको कहा जाता है क्रिस्टी।
प्लूरल में कहते हैं क्रिस्टी और सिंगुलर में इसको कहा जाता है क्रिस्टो। क्या कहा जाता है? क्रिस्टो। इसको क्रिस्टी या इसका जो सिंगुलर फॉर्म आती है उसको क्रिस्टो भी कहते हैं। ठीक है, क्रिस्टो भी कहते हैं, इनको क्रिस्टी के नाम से भी जाना जाता है। और क्रिस्टी की सतह पर छोटे छोटे रैकेट नुमा जो संरचनाएं पाई जाती हैं उन्हें एबन पार्टिकल्स कहते हैं। रैकेट नुमा संरचनाएं जो पाई जाती हैं इनको क्या कहा जाता है? एबन पार्टिकल्स कहते हैं, या इनको कहा जाता है ऑक्सीसोम्स। और ऑक्सीसोम्स का फंक्शन क्या होता है? यदि इनके फंक्शन की बात करें तो इनका फंक्शन होता है भोजन का ऑक्सीकरण करना। इनका फंक्शन क्या होगा बताओ? भोजन का ऑक्सीकरण करना, जिसको कह सकते हैं हम ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। और भोजन के ऑक्सीकरण को ही हम कहते हैं श्वसन, रेस्पिरेशन। सांस लेने को कहते हैं बेटा ब्रीथिंग, और श्वसन किसको कहते हैं? रेस्पिरेशन। भोजन का टूटना, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो भोजन टूटता है उसी को हम क्या कहते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं, श्वसन कहते हैं। तो भोजन का ऑक्सीकरण होता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? कोशिका का श्वसन स्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का श्वसन स्थल कहते हैं। रेस्पिरेटरी लोकेशन ऑफ सेल, कोशिका का क्या कहते हैं बताओ? श्वसन स्थल कहा जाता है। जब भोजन का ऑक्सीकरण होगा, क्या होगा? भोजन का ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीकरण के दौरान बेटा क्या बनता है? ऊर्जा के रूप में एटीपी बनती है। ऊर्जा के रूप में एटीपी निर्माण होता है। एटीपी के रूप में ऊर्जा बनती है, एटीपी निर्माण होता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहा जाता है बताओ? शक्ति ग्रह कहते हैं। क्या कहा जाता है? शक्ति ग्रह, या इसको पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। कोशिका क्या कहा जाता है? इसको शक्ति ग्रह कहा जाता है। इसमें वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। C1ts एक तो राइबोसोम पाया जाता है आधात्री में। इसके अलावा अपन बात करें तो वृत्ताकार डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए होता है। और सर्कुलर डीएनए बैक्टीरिया के अंदर भी होता है, याद रखना। ये प्रोकैरियोटिक का वैसे एक लक्षण होता है। वृत्ताकार डीएनए उपस्थित होता है इसमें। और खुद का डीएनए पाया जाता है, वृत्ताकार डीएनए उपस्थित होता है, जिसके कारण इसमें सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कोशिका में फिक्स नहीं होती है, ये कोशिका की सक्रियता पर निर्भर करती है। ये जो पेशी, जो मांसपेशी, जो सेल जितनी ज्यादा एक्टिव होगी, फिजियोलॉजिकल एक्टिव होगी, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण उतना ही ज्यादा होता है। हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो निरंतर रूप से हमारी बॉडी में माइटोकॉन्ड्रिया बनते हैं, इसीलिए एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी एक्टिव हो जाती है। हमारे लीवर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सबसे ज्यादा होती है। मसल्स, हमारी जो पक्षी होते हैं, जो पक्षियों की उड़ने वाली पेशियां होती हैं, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा बनते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कोशिका की सक्रियता पर निर्भर करती है, और जो पेशी जितनी ज्यादा एक्टिव होगी उसमें माइटोकॉन्ड्रिया उतने ही ज्यादा बन जाते हैं, क्योंकि इनमें खुद का क्या पाया जाता है? डीएनए पाया जाता है। और स्वयं का डीएनए पाए जाने के कारण इसमें स्वयं प्रतिकृतिकरण, सेल्फ रेप्लिकेशन, स्वयं प्रतिकृतिकरण की क्षमता उपस्थित होती है। स्वयं प्रतिकृतिकरण की क्षमता उपस्थित होती है, सेल्फ रेप्लिकेशन की क्षमता होती है, याद रखना। इसीलिए ये अपनी कॉपी खुद बना सकता है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का अर्ध स्वायत्तशासी अंग कहते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन के नाम से भी जाना जाता है। कोशिका का अर्ध स्वायत्तशासी अंग कहते हैं, या इसको सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन के नाम से जाना जाता है।
जो भीतरी कक्ष में जो समांगी पदार्थ भरा रहता है उसको आधात्री कहते हैं। क्या कहते हैं? आधात्री कहते हैं, या मैट्रिक्स के नाम से भी उसे जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या सेल की कार्य की सक्रियता फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी कार्य की सक्रियता पर क्या करता है? निर्भर करती है। किसकी संख्या? माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या निर्भर करती है। जैसे लीवर वगैरह है तो लीवर में जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसकी संख्या क्या पाई जाती है? अधिक पाई जाती है। लीवर के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होगी बेटा? ज्यादा होगी, अधिक होगी। जैसे पक्षियों की उड़ने वाली पेशियां हैं, इनमें ज्यादा पाए जाते हैं। पक्षियों की उड़न पेशियों में माइटोकॉन्ड्रिया अधिक होंगे। अमीबा के अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया अधिक होते हैं। अमीबा में भी होते हैं, याद रखना। चाउस अमीबा होता है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये हमारी माइटोकॉन्ड्रिया की बात थी। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ये विखंडन द्वारा विभाजित होती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है कि विखंडन विखंडन विधि द्वारा क्या होती है? याद रखना, विभाजित होती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको याद रखने हैं। डायग्राम हमने यहाँ पर देख ही लिया था। ये वाला डायग्राम अध्ययन पढ़ लिया है हमने, इसका हिस्ट्री पढ़ ली है, संरचना हो गई, दोहरी झिल्ली युक्त है, व्यास हो गया। मेन पॉइंट ये है कि तो कोशिका का श्वसन स्थल कहते हैं इसको, इंपोर्टेंट पॉइंट। एक इसको कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं, एक इसको कोशिका का अर्ध स्वायत्तशासी अंग के नाम से जाना जाता है। तो ये बात हुई हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अगला जो अपन अंग पढ़ते हैं उसका नाम है बेटा लवक प्लास्टिड्स। लवक की सबसे पहले अपन खोजकर्ता की बात करें तो लवक की खोज की थी हेकल ने। लवक जो होता है बेटा एनिमल सेल में नहीं होता है, ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। कुछ प्रोटोजोआ जैसे युगलिना में पाया जाता है एक तो, ठीक है। और वैसे ये आकार में बड़े होते हैं तो सूक्ष्मदर्शी से आसानी से दिखाई देते हैं ये। तो सबसे पहले तो अपन बात करें खोजकर्ता की, एक एक पॉइंट नोट करते हैं। लवक की खोजकर्ता कौन है? हेकल है। दोहरी झिल्ली युक्त अंग है। ये केवल लवक में, चलो अपन हरित लवक में लिखेंगे ये वाला पॉइंट। लवक जो होते हैं वो केवल पादप कोशिका प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं। प्लांट सेल तथा कुछ प्रोटोजोआ जैसे युगलिना को जंतु और पादप के बीच की योजक कड़ी कहते हैं, कनेक्टेड लिंक ऑफ एनिमल एंड प्लांट, युगलिना में उपस्थित होते हैं। नोट लगा के लिख रहा हूं, युगलिना को क्या कहा जाता है? जंतु तथा पादप के मध्य की योजक कड़ी, जंतु तथा पादप के मध्य की योजक कड़ी कहा जाता है इसको, कनेक्टिव लिंक ऑफ एनिमल एंड प्लांट, जंतु और पादप के मध्य की योजक कड़ी कहा जाता है। आकार में बड़े होते हैं ये, आकार में बड़े होने के कारण इनको सूक्ष्मदर्शी से माइक्रोस्कोप से
देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। आकार में बड़ा होने के कारण इनको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। विशिष्ट प्रकार के वर्णक मिलते हैं इनमें, इसलिए पौधे भिन्न भिन्न रंग के दिखाई देते हैं। तो वर्णकों के आधार पर भी लवकों को बांटा गया है, जैसे वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहला एक आता है बेटा अवर्णी लवक, जिसको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्या कहा जाता है इसको? ल्यूकोप्लास्ट। दूसरा एक आता है वर्णी लवक, जिसको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट। और तीसरा जो आता है वो आता है हरित लवक, जिसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्या कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। तो 3 प्रकार के हो गए, अवर्णी लवक, वर्णी लवक और तीसरा हरित लवक। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं अवर्णी लवक। ABC पॉइंट दे दो इनको। ल्यूकोप्लास्ट। अवर्णी लवक क्या होते हैं? अवर्णी लवकों का निर्माण पौधों के उन भागों में होता है जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। ऐसे भाग जो सूर्य के प्रकाश से वंचित होते हैं, वहां पर कौन से लवक पाए जाते हैं? अवर्णी लवकों का निर्माण होता है। और जो अवर्णी लवक होते हैं दोस्तों, जो अवर्णी लवक होते हैं वो याद रखना विभिन्न आकृति के होते हैं और आकार में रंगहीन लवक होते हैं। कैसे होते हैं ये? आकार में रंगहीन, आकार अलग अलग होता है इनका, और रंगीन लवक होते हैं, रंगहीन लवक होते हैं। अवर्णी लवक कैसे लवक होते हैं? रंगहीन लवक कहते हैं इनको, कलरलेस प्लास्टिड्स कहा जाता है। और कैसे होते हैं ये? विभिन्न आकृति आकार के होते हैं, विभिन्न आकृति तथा आकार वाले होते हैं। निर्माण इनका, निर्माण ऐसे भागों में होता है पौधों के उन भागों में होता है जहां पर सूर्य का प्रकाश, सनलाइट नहीं पहुंच पाता है। ऐसे भागों में क्या बनते हैं? याद रखना अवर्णी लवक बनते हैं। और पौधे के ऐसे कौन कौन से भाग हैं जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है? तो एक तो होता है बेटा जड़, और एक आता है भूमिगत तना, अंडरग्राउंड स्टेम। ये 2 भाग ऐसे हैं जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। अब कई बार एक प्रश्न आ जाता है कि जड़ के रूपांतरण और भूमिगत तने के रूपांतरण बता देता हूं मैं यहां पर आपको। जैसे कई बार प्रश्न आता है कि बताओ आलू क्या है, अदरक क्या है। इसके अलावा अपन बात करें तो जैसे मूंगफली क्या है, शकरकंद क्या है, जमीकंद क्या है, हल्दी क्या है, आमा हल्दी क्या है। तो जड़ के रूपांतरण, जड़ के रूपांतरण, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। तो जड़ के रूपांतरण में कौन कौन सा आता है? गाजर, मूली, शलजम, चुकंदर, आंबा हल्दी। ये अलग से बता रहा हूं मैं, इसका अवर्णी से कोई संबंध नहीं है। आंबा हल्दी, आंबा हल्दी होती है जो कि दूध में मिला के पीते हैं, हड्डी वगैरह टूट जाती है तो उसमें दवाई के रूप में लेते हैं। आमा हल्दी, शकरकंद आदि, ये सब तो है जड़ के रूपांतरण। और तने के रूपांतरण की बात करें तने के रूपांतरण
मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, तने के रूपांतरण कौन कौन से हैं? आलू, प्याज, लहसुन, अदरक, हल्दी, अरबी, जमीकंद, जमीकंद इसी में आता है यार अपना, जमीकंद, रतालू, ये सब किसके रूपांतरण है? तने के रूपांतरण है। तो इंपॉर्टेंट बनता है, यहां से कई बार सीधा सा प्रश्न आ जाता है। एक बार सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि अदरक किसका रूपांतरण है, तो अदरक याद रखना तने का रूपांतरण है। क्यों? अदरक में पर्व एवं पर्व संधियां पाई जाती हैं, नोड एंड इंटरनोड। जिसमें पर्व एवं पर्व संधियां पाई जाती हैं वो तने का रूपांतरण होता है। जैसे गन्ने में आपने देखा होगा, गन्ने में कई जगह पर बीच बीच में निशान लगे रहते हैं, जिनको हम कहते हैं पर्व संधि। और दो पर्व संधियों के मध्य का स्थान क्या कहलाता है बेटा? पर्व कहलाता है। अब गन्ने को आप हर जगह से नहीं तोड़ सकते, जहां से पर्व संधि होती है वहां से गन्ना तुरंत टूट जाता है। आप 2 इंच से आगे से तोड़ के देखना, बीच में से गन्ना नहीं टूटेगा, क्योंकि पर्व संधि है, वो पर्व है। ऐसे ही अदरक को देखना, अदरक हर जगह से नहीं टूटती है, अदरक में भी पर्व एवं पर्व संधि पाई जाती है, नोड एंड इंटरनोड पाए जाते हैं। अदरक तने का रूपांतरण होता है। किसका रूपांतरण होता है? तने का रूपांतरण होता है। तो अवर्णी लवक रंगहीन लवक होते हैं, विभिन्न आकृति आकार वाले होते हैं। इन लवकों का निर्माण पौधों के उन भागों में होता है जहां पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, इसे जड़ और भूमिगत तना। जड़ और भूमिगत तने के अंदर ये मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको यहां पर लिखवाए हैं। अगर हम बात करें कि जो अवर्णी लवक हैं, जिनको ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं, इनमें प्रोटीन का भी संचय हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट का भी हो सकता है, वसा का भी हो सकता है। यदि इनमें कार्बोहाइड्रेट का संचय हो, कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज होता है, तो इनको मंड लवक कहते हैं या इनको एमिलोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको एमिलोप्लास्ट कहते हैं, या इनको क्या कहा जाता है? एमिलोप्लास्ट कहते हैं, या इनको मंड लवक कहा जाता है। यदि इनमें फैट, वसा का स्टोरेज होता है, तो इनको कहा जाता है बेटा तेल लवक, या इनको इलियोप्लास्ट कहते हैं, या इनको क्या कहा जाता है? इलियोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। और यदि इनमें प्रोटीन का भंडारण होता है, प्रोटीन का स्टोरेज होता है, तो इसको कहा जाता है प्रोटीन लवक या प्रोटीनोप्लास्ट, या इसको इल्यूरोप्लास्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इल्यूरोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। तो यदि कार्बोहाइड्रेट का संचय है तो एमिलोप्लास्ट, वसा का संचय है तो इलियोप्लास्ट, और प्रोटीन का संचय है तो इनको क्या कहा जाता है? इलियोप्लास्ट कहा जाता है। तो ये हमारा पहला लवक हुआ है बेटा, जिसका नाम है अवर्णी लवक, जिन्हें ल्यूकोप्लास्ट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकोप्लास्ट। सेकंड नंबर जो आता है हमारा, वो है बेटा वर्णी लवक। सेकंड नंबर कौन सा है? वर्णी लवक, जिसको कहा जाता है क्रोमोप्लास्ट। क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। वर्णी लवक क्या होते हैं? वर्णी लवक का मतलब होता है जो रंग प्रदान करते हैं। वर्णी लवक क्या होते हैं? जो रंग प्रदान करते हैं, उनको क्या कहते हैं बताओ? वर्णी लवक कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णी लवक कहते हैं। जैसे कैरोटिन है, जैंथोफिल वगैरह है, ये होते हैं। वर्णी लवक जो होते हैं ना, वो बसा बिले कैरोटिनॉइड वर्णकों में मिलते हैं। ये वर्णी लवक जो होते हैं, ये बसा बिले फैट सोल्यूबल, बसा में बिले कुछ कैरोटिनॉइड वर्णक होते हैं। कैरोटिनॉइड वर्णकों, जैसे अपन बात करें कैरोटिन तथा जैंथोफिल आदि में पाए जाते हैं, आदि के अंदर ये पाए जाते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम यहां से लेते हैं और कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता भी है। जैसे
एग्जाम्पल के लिए गाजर का लाल रंग, गाजर का लाल रंग किस वर्णक के कारण होता है? तो गाजर का लाल रंग होता है बेटा कैरोटीन वर्णक। कौन सा वर्णक होगा? कैरोटीन। एक गाजर और बैंगन, इनका बैंगनी रंग भी होता है। गाजर तथा बैंगन का बैंगनी रंग किसके कारण होगा? एंथोसाइनिन पिगमेंट के कारण। बताओ कौन सा वर्णक होगा? एंथोसाइनिन वर्णक होता है। कौन सा होता है? एंथोसाइनिन वर्णक होता है। एक आता है चुकंदर, चुकंदर का लाल रंग। चुकंदर का लाल रंग के लिए बेटा एक वर्णक होता है जिसको कहते हैं बीटानिन वर्णक। कौन सा पिगमेंट होगा? बीटानिन पिगमेंट होगा। फूलों का रंग बिरंगा रंग, फूलों का रंग बिरंगा रंग किसकी वजह से होगा? कैरोटीन के कारण। फूलों का रंग बिरंगा रंग किसकी वजह से होगा? कैरोटीन कारण। पपीते का पीला रंग, पपीते का पीला रंग, पपीते में कौन सा वर्णक होगा? कैरोटीन होगा। पत्ती का पीला रंग, ज़ैंथोफिल वर्णक। पत्ती का पीला रंग कौन सा वर्णक होगा? बताओ। ज़ैंथोफिल वर्णक के कारण होगा। हल्दी का पीला रंग, हल्दी का पीला रंग किसके कारण होता है? कुरकुमिन वर्णक के कारण होता है। पत्ती का रंग हरा होता है क्लोरोफिल के कारण, वो मैं हरित लवक में बताऊंगा, याद रखना। तो हल्दी का पीला रंग हो गया, पत्ती का पीला रंग, पपीते का पीला रंग, फूलों का रंग बिरंगा रंग, चुकंदर का लाल रंग, गाजर बैंगन का बैंगनी रंग, गाजर का लाल रंग हो गया, चुकंदर हो गया। टमाटर का लाल रंग, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन वर्णक के कारण होता है। तो देखो बेटा, चुकंदर, लाल, चुकंदर, टमाटर, गाजर, हम तो सबको लाल ही बोलते हैं, लेकिन वास्तव में इनमें पिगमेंट अलग अलग होता है। महिलाएं तो ज़्यादा जानती हैं, फीमेल्स तो, लड़कियां ज़्यादा जानती हैं। कलर्स में शेड्स होते हैं, तो शेड्स के अकॉर्डिंग उनमें क्या होता है? पिगमेंट होता है। तो ये कुछ वर्णी लवक थे जो कि रंग प्रदान करते हैं। क्या प्रदान करते हैं? रंग प्रदान करते हैं। अब हमारा जो तीसरा पार्ट है दोस्तों, उसका नाम है हरित लवक, जिसे क्लोरोप्लास्ट के नाम से जाना जाता है। उसमें अपन हरित लवक की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे इससे आगे अपन आगे। और हरित लवक क्या होता है, हरित लवक में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, थाइलेकॉइड क्या होता है, ग्रेना क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया क्या होती है, पेड़ पौधे भोजन कहाँ बनाते हैं, और हरित लवक के बारे में अपन और भी चर्चा आगे इसमें अपन करेंगे।